तो आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के 48 नियमों के एक ऐसे वर्जन पर जो बहुत अलग है और शायद कहना चाहिए ज्यादा बेरहम है। इसका नाम है मैकियावेली का संपूर्ण नियंत्रण का सिद्धांत। और हमारे लिसनर्स ने जो सोर्सेज भेजे हैं वो ये साफ करते हैं कि ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका तो पहला ही वाक्य आपकी सारी धारणाएं बदल देता है। क्या कहता है? ये कहता है कि आप इसलिए नहीं हारते कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप शक्ति के खेल को उसे समझते ही नहीं हैं। अच्छा। ये उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है और जो नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और ये कहता है कि निष्पक्षता, फेयरनेस, ये सब एक भ्रम है। असली चीज तो बढ़त है, लेवरेज। तो आज हम इन्हीं क्रूर नियमों को जरा गहराई से समझेंगे। हाँ। और इसके लिए हमने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, शक्ति की नींव कैसे रखी जाती है, फिर दूसरों के साथ व्यवहार की कला क्या है, और आखिर में वो बड़ी रणनीतियां क्या हैं जो पूरे खेल को नियंत्रित करती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये नजरिया दुनिया को एक शतरंज के खेल की तरह देखता है। हर मुस्कान, हर बातचीत, हर रिश्ता, सब कुछ एक सोची समझी चाल है। हर चीज। इसका मूल सिद्धांत ये है कि शक्ति उसे नहीं मिलती जो इसका हकदार है, बल्कि उसे मिलती है जो इसके काम करने के तरीके को समझता है। ये सिर्फ नियमों की एक सूची से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया को देखने का एक ठंडा, गणना करने वाला नजरिया है। चलिए, तो फिर इस ठंडी गणना करने वाली दुनिया में उतरते हैं। पहला हिस्सा है शक्ति की नींव, यानी कि शुरुआत खुद से होती है। हाँ। इस दर्शन का मानना है कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने से पहले खुद को नियंत्रित करने में है। और इसका पहला नियम ही बहुत कुछ कह देता है। नियम 1, कभी भी आसानी से बदलने योग्य न बने। हाँ, नेवर बी इजीली रिप्लेस्ड। और इसका मतलब सिर्फ अच्छा काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी स्थिति को इतना रणनीतिक बना लेना कि आपको हटाना सिस्टम के लिए एक तरह से आत्महत्या जैसा हो। आत्महत्या जैसा हो। हाँ। स्रोत में एक बहुत सीधी बात लिखी है, अगर आपकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपकी उपस्थिति का भी कोई मतलब नहीं है। आपको अपने काम के उस हिस्से का मालिक बनना होगा जिसके बिना सिस्टम ठप हो जाए। लेकिन क्या इससे एक बहुत ही असुरक्षित माहौल नहीं बन जाता, जहां हर कोई सिर्फ अपनी जगह बचाने में लगा है? टीम वर्क या सहयोग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल। ये तो बहुत अकेला कर देने वाला रास्ता लगता है। और यही इस दर्शन का सार है। इसका मकसद पसंद किया जाना है ही नहीं। अच्छा। इसका मकसद है चुपचाप डराना, अपनी जरूरत पैदा करना। ये कहता है कि लोग आपको पसंद करें या ना करें, उन्हें आपकी जरूरत होनी चाहिए। आपको अछूत बनना है। और ये बाहरी रणनीति तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी अंदरूनी दुनिया को काबू में ना कर लें। और यहीं से शायद दूसरा नियम आता है। तो खुद को इर्रिप्लेसेबल बनाना एक बाहरी रणनीति हो गई, लेकिन ये दर्शन कहता है कि असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जाती है ना? खासकर अपनी भावनाओं से। एकदम। नियम 12, कभी भी भावनाओं में आकर बात ना करें। नेवर स्पीक आउट ऑफ इमोशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दर्शन के अनुसार शक्ति चीखती नहीं, वो गणना करती है। गणना करती है। हाँ। जब आप शांत रहते हैं तो आपके विरोधी भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और आपकी शांति वो अक्सर उन्हें गुस्सा दिलाती है। अच्छा। और जिस पल वे भावना में बहकर कोई कदम उठाते हैं, वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। स्रोत में बहुत दमदार पंक्ति है, जो कमरे में सबसे शांत और ठंडा व्यक्ति है, नियंत्रण उसी के पास होता है। तो असल में ये दोनों नियम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कैसे? पहला नियम कहता है कि अपनी कीमत, अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि लोग आपको निकाल ना सकें। और दूसरा नियम कहता है कि अपनी लागत, यानी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को, उसे शून्य कर दो। क्या बात है, आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। जब आपकी कीमत अनंत हो और लागत शून्य, तब आप समीकरण के मालिक बन जाते हैं। यही असली शक्ति है। यही असली शक्ति है। आपको एक ब्लैक बॉक्स बनना है। कोई पढ़ ना सके कि अंदर क्या है, लेकिन आपके बिना काम भी ना चले। आपकी भावनाएं आपका राज हैं, लेकिन आपकी जरूरत वो सबको साफ दिखनी चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। हाँ, जो आपको खेल में हमेशा एक कदम आगे रखती है। खुद पर नियंत्रण तो ठीक है, लेकिन जब दूसरों से व्यवहार की बात आती है तो यह दर्शन और भी ज्यादा क्रूर हो जाता है। दूसरा खंड है दूसरों को साधने की कला, और इसका पहला ही नियम मुझे हैरान कर रहा है। नियम 2 कहता है विश्वास आपको खत्म करे
इससे पहले आप विश्वास को खत्म कर दें। हाँ, ये तो पूरी तरह से पागलपन लगता है। मेरा मतलब है बिना किसी पर विश्वास किए कोई संगठन, कोई रिश्ता पैसे चल सकता है। ये पागलपन लगता है, मतलब ये पागलपन इसलिए लगता है क्योंकि हम रिश्तों को एक भावनात्मक नजरिए से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन कहता है कि शक्ति के खेल में विश्वास एक कैंसर की तरह है जो आपकी कमजोरियों में पलता है। जिस पल आप किसी पर भरोसा करते हैं, आप उसे अपनी पीठ में छुरा घोंपने की ताकत दे देते हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार धोखा कभी अचानक नहीं होता, इसका अभ्यास किया जाता है। लोग पहले छोटी छोटी बातों में आपका भरोसा तोड़ते हैं और आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं, जब तक कि एक दिन वो आपको पूरी तरह तबाह नहीं कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को शक की नजर से देखो, ये तो इंसान को पूरी तरह से अलग थलग और अकेला कर देगा। हाँ, और ये दर्शन कहता है कि यही कीमत है शक्ति के शिखर पर अकेलापन होता है। आंख बंद करके भरोसा करना मतलब अपनी तबाही किसी को उधार देना। और इसी सोच को अमल में लाने का तरीका है नियम 4, मुस्कान के पीछे चाकू छिपाएं। अच्छा, तो ये सिर्फ धोखा देना नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति है। बिल्कुल, ये मैकियावेली के दर्शन का सार है। सीधी आक्रामकता वो प्रतिरोध को जन्म देती है। अगर आप किसी पर चिल्लाएंगे तो वो अपना बचाव करेगा। सही बात है। लेकिन आकर्षण और मुस्कुराहट वो लोगों को निहत्था कर देती है। रणनीति यह है, पहले मुस्कुराएं, बाद में वार करें। अपने दुश्मन की सबके सामने तारीफ करें, उसे सहज महसूस कराएं। और फिर जब वो सबसे कम उम्मीद कर रहा हो, तब चुपके से उसका गला काट दें। जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, चालाकी हमेशा पाशविक बल से बेहतर होती है। ये सुनना भी मुश्किल है। और फिर शायद सबसे बेरहम नियम आता है, नियम 13। हाँ, उन्हें निर्भर बनाएं, फिर उम्मीद खत्म कर दें। ये सिर्फ किसी का फायदा उठाने से कहीं ज्यादा लगता है। ये बहुत गहरा है। इसका विचार ये है कि अगर लोगों को आपकी जरूरत नहीं है तो वे आपको धोखा देंगे। ये सिर्फ समय की बात है। लेकिन अगर वे आपके बिना जी ही नहीं सकते तो वे हमेशा आपकी आज्ञा मानेंगे, चाहे वे आपसे नफरत ही क्यों न करते हों। ये निर्भरता डर या प्यार से ज्यादा मजबूत बंधन है। लेकिन उम्मीद खत्म करने वाले हिस्से का क्या मतलब है? ये बहुत ही डरावना लगता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ निर्भरता बनाने के बारे में नहीं है। ये धीरे धीरे उनके भागने के सारे रास्ते बंद करने के बारे में है। मतलब उन्हें इतना असहाय बना दो कि वे आजादी की कल्पना भी न कर सकें। ये एक मनोवैज्ञानिक जेल बनाने जैसा है, जहां आप जेलर भी हैं और उनकी एकमात्र उम्मीद भी। तो कुल मिलाकर इन नियमों से हमें रिश्तों के बारे में क्या पता चलता है? यही कि इस दर्शन में रिश्तों की कोई जगह ही नहीं है। हर रिश्ता सिर्फ एक लेन देन है। कोई भावना नहीं, कोई लगाव नहीं। इसका लक्ष्य विश्वास या वफादारी बनाना नहीं, बल्कि निर्भरता पैदा करना है। ये इंसान की सुरक्षा और जुड़ाव की जो बुनियादी जरूरतें हैं, ये उसी का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। हर रिश्ते का आधार केवल लाभ और नियंत्रण। ये एक बहुत ही ठंडी और अकेली दुनिया है। हाँ बिल्कुल, वाकई। अब व्यक्तिगत व्यवहार से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये दर्शन पूरे माहौल को, यानी पूरे खेल के मैदान को नियंत्रित करने के बारे में क्या कहता है। बड़ी रणनीतियाँ। हाँ, और यहीं पर बड़ी रणनीतियाँ सामने आती हैं। नियम 11 है, अराजकता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें। यूज केओस एज अ लैडर। इसका मतलब है कि संकट एक अवसर है। जब हर कोई घबरा रहा होता है, जब नियम टूट रहे होते हैं, तब वो इंसान जो शांत और गणना करने वाला है, वो ऊपर उठता है। ये दर्शन कहता है कि या तो अराजकता पैदा करें, या अगर वो पहले से मौजूद है तो उसका फायदा उठाएं और फिर खुद को एकमात्र समाधान के रूप में पेश करें जो व्यवस्था वापस ला सकता है। स्रोत में एक बहुत ही चालाक पंक्ति है, भले ही आग आपने ही लगाई हो, आपको सबसे शांत दिखना है। बिल्कुल, ये तो एक अलग ही स्तर की चालाकी है। आप समस्या भी हैं और आप ही समाधान भी। एकदम सही। और जब आप उस अराजकता से शक्ति हासिल कर लेते हैं तो आपको अपने दुश्मनों से निपटना होता है। और यही नियम 15 आता है, या तो पूरी तरह कुचल दें या बिल्कुल वार ना करें। हाँ। इसके पीछे क्या तर्क है? क्या दया दिखाना हमेशा एक कमजोरी है? इस दर्शन के अनुसार हाँ, हमेशा। आधे अधूरे उपाय विद्रोह को जन्म देते हैं। दया जवाबी हमले को न्योता देती है। एक घायल दुश्मन हमेशा बदला लेने के लिए लौटता है, और जब वो लौटता है तो वो पहले से ज्यादा नफरत और तैयारी के साथ लौटता है। वो आपकी कमजोरियों को जानता है। तो ये दर्शन कहता है कि अगर आप किसी को हराते हैं तो उसे इतना मिटा दे कि दुनिया भूल जाए कि वो कभी था भी। कोई निशान नहीं, कोई याद नहीं। उसे इतिहास से ही मिटा दो। बाप रे। हाँ, ये सुनना क्रूर लगता है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये एक तरह की बेरहम दया है।
बेरहम दया। वे मानते हैं कि एक अधूरे दुश्मन को छोड़ना भविष्य में और ज्यादा हिंसा और संघर्ष को जन्म देता है। उसे पूरी तरह खत्म करके आप भविष्य के उस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि शक्ति का ये खिलाड़ी वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता, किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता। और आप बिल्कुल सही हैं। इसी बड़ी रणनीति का आखिरी पहलू है नियम 28। दोनों तरफ से खेलें, लेकिन किसी के प्रति वफादार न रहें। अच्छा। जब दो प्रतिद्वंदी लड़ रहे होते हैं तो सबसे चतुर व्यक्ति बीच में खड़ा होकर लाभ कमाता है। तो वफादारी सिर्फ एक दिखावा है, एक प्रदर्शन। इस खेल में हाँ, असली शक्ति निष्पक्ष दिखने में है, लेकिन अंदर से अपनी बढ़त बनाने में। आप हर गुट के लिए उपयोगी बने, लेकिन किसी के भी न बने। दोनों की मदद करो। दोनों पक्षों को जानकारी दें, दोनों की मदद करें और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने दें। जब वे एक दूसरे को नष्ट कर दें तो आप बची हुई हर चीज पर कब्जा कर लें। तो ये कठपुतली का मालिक यानी पपेट मास्टर बनने का दर्शन है। बिल्कुल। आप खुद लड़ाई में नहीं उतरते, आप बस धागे खींचते हैं। एकदम सही। इसका उद्देश्य केवल एक लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि पूरे युद्ध के मैदान को नियंत्रित करना है। ये सुनिश्चित करना है कि हर परिणाम, यहाँ तक कि अराजकता भी, अंततः आपके हित में हो। ये शक्ति का सबसे शुद्ध और सबसे गणनात्मक रूप है। हाँ, ये सीधे नियंत्रण के बजाय अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर केंद्रित है, जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस पूरी चर्चा के बाद मैकियावेली का सिद्धांत ये असल में क्या है? यह शक्ति को एक ऐसे खेल के रूप में देखता है जिसमें भावना, नैतिकता और विश्वास जैसी चीजें वो सिर्फ कमजोरियां हैं जिनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। ये पूर्ण नियंत्रण, रणनीतिक गणना और बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लेने पर आधारित एक दुनिया है। इसका सार ये है कि नियम केवल रणनीति नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और शक्ति की गतिशीलता के बारे में एक बहुत ही निराशावादी, शायद यथार्थवादी। हाँ, ये मानता है कि दुनिया निरंतर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र है और जीतने के लिए आपको उन नियमों से खेलना होगा जिन्हें दूसरे लोग स्वीकार करने से भी डरते हैं। ये अच्छा या बुरा होने के बारे में नहीं है, ये जीतने या हारने के बारे में है। ये स्रोत पाठक को एक बहुत ही स्पष्ट और शायद बहुत मुश्किल विकल्प देता है। या तो खेल सीखो या किसी और के खेल का मोहरा बनकर जीते रहो। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। और वो विचार ये है, इस तरह की पूर्ण और गणनात्मक शक्ति हासिल करने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति अपने अंदर की इंसानियत का कितना हिस्सा खो देता है और क्या वो कीमत चुकाने लायक है।